अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़्निल इल्मा। अच्छा जी, विंटर 2023 के शुरू के 3 सवाल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कंप्लीट हो गए हैं और अब हम विंटर 2023 के क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएँगे। अच्छा, एक चीज़ मैं छोटी-सी मैं शेयर करता चलूँ, क्या कहते हैं, इसके मैं एग्ज़ामिनर कमेंट्स पढ़ रहा था, तो इसके जो एग्ज़ामिनर कमेंट्स हैं उसके मुताबिक जो है वो काफ़ी, जिसे कहते हैं ना कि बुरा रिज़ल्ट इसमें जो है वो देखने को मिला है। सही है, एग्जामिनर की तरफ से। अगर मैं 1 मिनट के लिए आपको ये स्क्रीन दिखाऊँ, ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया था कल ख़ास तौर पे 13% लोग इसमें सिर्फ़ पास हुए और जो आज सवाल करेंगे ये भी सेकंड मोस्ट जो है वो बुरा अटेम्प्ट हुआ हुआ क्वेश्चन था, 18% बच्चे पास हुए। क्वेश्चन 2 में 78% बच्चों ने पासिंग मार्क्स लिए, क्वेश्चन 1 में ज़्यादा बच्चों ने लिए, मगर 3 और 4 वो था क्वेश्चन जिसकी वज़ह से आपका जो रिज़ल्ट है ओवरऑल वो डिक्रीज़ हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने कल की क्लास में किया था, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। ठीक है, मल्टीपीरियड कैपिटल राशनिंग भी था और फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेज़ल भी था और आज भी हम देखेंगे, हालाँकि ये सवाल वैल्यूएशन का है और हेजिंग का है। तो ये दोनों टॉपिक बड़े कॉमन हैं, बट व्हाई एग्ज़ामिनर ने बोला कि 18% रिज़ल्ट आया है और ओवरऑल रिज़ल्ट भी थोड़ा-सा डिक्रीज़ है इसी वजह से। ठीक है, तो इसको देखना होगा। ठीक है जी, तो आई थिंक लेट्स कम बैक टू, जिसे कहते हैं ना कि आवर क्वेश्चन। अच्छा, अगेन इसको भी हम आईकैप सॉफ्टवेयर पे सॉल्व करेंगे ताकि जो है वो प्रॉब्लम ना हो। 1 मिनट। ये जी सवाल आपके सामने आ गया। ठीक है जी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 पे हम बात करने जा रहे हैं। रिक्वायरमेंट पहले पढ़ेंगे। क्या कह रहे हैं, ये रिक्वायरमेंट ऐसी हमने बहुत दफ़ा देखी है। क्वेश्चन नंबर 4 विंटर 2023 का सॉल्व होने जा रहा है। रिक्वायरमेंट में लिखा है जी कि आप प्रिपेयर अ रिपोर्ट दैट प्रोवाइड अ रेंज ऑफ वैल्यूएशन। ठीक है जी, 1 मिनट में स्क्रीन ही शेयर, हाँ, प्रिपेयर अ रिपोर्ट दैट प्रोवाइड्स अ रेंज ऑफ वैल्यूएशंस। ठीक है जी, कह रहे हैं कि जी रेंज ऑफ वैल्यूएशन बता दीजिए सुटेबल फॉर वेलमोर बोर्ड टू यूज इन नेगोशिएटिंग द परचेज ऑफ ज़ॉन। एडवाइस दी बोर्ड ऑन द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द वैल्यूएशन मेथड यूज्ड। थोड़ा-सा एडवाइस भी करना है, कुछ थ्योरेटिकल एरिया के भी मार्क्स होंगे, तो खाली आपने कैलकुलेशन नहीं करनी, कुछ थ्योरी को भी ज़हन में रखना होगा। ठीक है जी, तो 11 मार्क का ये सवाल है और फिर एक बहुत ही आसान सवाल है 6 मार्क का हेजिंग का। तो ये सवाल, ये पेपर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि इसमें हेजिंग दोनों आई, करेंसी हेजिंग भी आई और इंटरेस्ट रेट की हेजिंग भी आई बाद में, देख रहे हैं? एफआरए वगैरह भी इसमें पूछा। एफआरए नॉर्मली नहीं पूछता था, मगर देखें इसमें एफआरए पूछा गया, तो वो इंशाल्लाह जब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे तो वहाँ देख लेंगे। फिलहाल हम बात करेंगे 17 मार्क का ये सवाल है, 11 और 6 17 मार्क। ठीक है जी, सवाल पढ़ते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन अज्यूम दैट टुडे द डेट इज 1 जुलाई 2023। मान लें आज जो है वो 1 जुलाई 2023 है। वेलमोर होल्डिंग लिमिटेड, वेलमोर इज अ होल्डिंग कंपनी ऑफ कॉन्ग्रेगुलेट। अच्छा, इसमें अगेन सॉफ्टवेयर पे सॉल्व करेंगे तो मैं डेटा भी सॉफ्टवेयर बनाऊंगा, which has many subsidiaries in a diverse range of industries. Walmart has identified a target Zone Incorporation and is actively looking to buy this company. Zone is a small book publisher and is a wholly owned subsidiary of Yepple Incorporation. Yepple. Both Yepple and Zone are based in the USA. Yepple is a global publishing company and is listed in the New York Stock Exchange. Walmart has already added some. अच्छा, अब ये आपको याद है हम कोई डेटा वगैरह नोट कर रहे होते हैं, तो वो हम सॉफ्टवेयर पे करेंगे। सॉफ्टवेयर में ओपन कर रहा हूँ। अच्छा जी, कंटिन्यू करते हैं। सॉफ्टवेयर ऑन हो चुका है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करने जा रहे हैं। ऑब्वियसली क्वेश्चन नंबर 4 ये अलग नज़र आ रहा है हमें विंटर 2020 का, और अगर हम इसी तरह रखेंगे कि हमें पेपर में भी इसी इतनी स्क्रीन में काम करना हो तो कैसे काम करें। ठीक है जी। अच्छा, तो अगेन वही तरीक़ेकार होगा, पहले हम ज़रा इसको इसी तरीके से वो कर लेते हैं। ठीक है, डेटा क्या क्या बना रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 4A का। डेटा में हमारे पास बन गया, वॉलमोर जो है वो हमारी होल्डिंग कंपनी है। ठीक है जी। अच्छा, फालतू जो चीज़ें खुली हुई हैं मेरे पास, 1 मिनट। तो नाम क्या था जी कंपनी का? वॉलमोर। एक्वायरर लिखते थे हम पहले, अगर आपको याद हो। थोड़ा सवाल में इन्वॉल्व होने की कोशिश करें। वॉलमार्ट कितना, इन्होंने वॉलमोर कर दिया। और टारगेट कंपनी का नाम क्या आया था जी? देखिएगा जल्दी से प्लीज, देखें सवाल में इन्वॉल्व होने के लिए ये सारे काम हम कर रहे हैं। आइडेंटिफाइड टारगेट जॉन इनकॉर्पोरेशन, जॉन के नाम से आया है। ठीक है जी, ये यूएसए में होती है कंपनी और होली ओन सब्सिडरी है एप्पल की। ठीक है, अच्छा, सब्सिडरी ऑफ ये एप्पल को एप्पल कर दिया, एप्पल को एप्पल कर दिया जी। चलें, कोई बात नहीं। यूएस, यूएसए की वजह से थोड़ा ख्याल करना होगा। अच्छा, आगे चलते हैं जी। आगे हमसे कह रहे हैं एप्पल इज अ ग्लोबल कंपनी
and is listed on the New York Stock Exchange. New York Stock Exchange में listed है जी. Walmart has already had some initial negotiation with Apple, and you work for a firm of a financial advisor that have been engaged in advice Walmart in respect of the purchase, principally to assist in the negotiation for the acquisition of loan and to help it to negotiate the maximum acceptable purchase price. ठीक है जी, आप नेगोशिएशन का पार्ट है. यू हैव बीन प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ रही है जी. रिक्वायरमेंट हम पहले पढ़ चुके हैं. रेंज ऑफ वैल्यूएशन क्या है? रेंज ऑफ वैल्यूएशन मतलब नेट रेट हो गया, सही है ना, और क्या कहते हैं डिविडेंड वैल्यूएशन कभी कभार यूज हो रहा होता है, अर्निंग्स मेथड यूज हो रहा होता है, कैश फ्लो मेथड यूज हो रहा होता है. तो यहाँ कौन कौन से वैल्यूएशन मेथड लगेंगे जरा देख लेते हैं. तो क्या कह रहे हैं आपसे जी, आगे हमसे कह रहे हैं ये डेटा आपके सामने आ रहा है. डेटा में क्या क्या है जी? डेटा में शेयर कैपिटल है 1000, रिटेन प्रॉफिट 12,570, और ये रिडीमेबल इररिडीमेबल डेट है 4000. अब मुझे एक बात बताएं, जवाब दें कि कौन सा मेथड नजर आ रहा है. इस डेटा को देख के आप कौन से मेथड की तरफ जा पा रहे हैं, नाम से बता दें, चैट के थ्रू बताएंगे. बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है. हाँ, किस मेथड पे जा रहे हैं हम? इसके थ्रू अगर बात करेंगे तो बैलेंस शीट मेथड को हम क्या कहते हैं, क्या नाम है उस टेक्निक का? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पार्टिसिपेट करें थोड़ा चैट के थ्रू सब लोग, शाबाश, बाकी लोग भी करें पार्टिसिपेट. बिल्कुल सही है, नेट सेट मेथड. कौन सा मेथड लगा? नेट सेट मेथड. तो नेट सेट के लिए जरूरी नहीं है कि एसेट और लायबिलिटी गिवन हो, लेकिन एसेट और लायबिलिटी को नेट करते हैं तो इक्विटी आता है. एसेट और लायबिलिटी को नेट करते हैं तो हमारे पास इक्विटी आता है. तो देखा जाए तो इसने इक्विटी निकाल के दे दिया, ठीक है ना, इक्विटी निकाल के दे दिया. ठीक है, वो अलग बात है. रिडीमेबल डेट को इसने माइनस किया हुआ है, ठीक हो गया. अच्छा आगे चलते हैं. प्रॉफिट लॉस बता दिया. ऑपरेटिंग लॉस आ रहा है जी. लॉस वाली कंपनी को क्यों एक्वायर करें? ये बड़ा आजकल बिजनेस चल रहा है जी, लॉस मेकिंग बिजनेस को आप एक्वायर करें, उसमें मेहनत करें तो वो प्रॉफिटेबल बन जाता है. कुछ हमारे पास भी जो है, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, कुछ लोग हमारे पास आए, उन्होंने कहा जी आप जो है वो इंटरेस्टेड हैं, हम ऐसे बिजनेसेस को ओन करना चाहते हैं यूएस में जो लॉस वाले. मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, सवाल से हटके. खैर, अच्छा आगे बढ़ते हैं. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट. ऑपरेटिंग लॉस 5500 का है, इंटरेस्ट 400 का है, नीचे 5900 का लॉस हो गया. टैक्स 21% लग सकता था, प्रॉफिट होता तो. अभी चूंकि प्रॉफिट नहीं है तो टैक्स नहीं लग रहा, और लॉस आफ्टर टैक्स आ रहा है 5900. Exxon board are confident that the operating result will improve in the year 30 June 2024. 2024 में तब्दीली आ जाएगी जी इंशाल्लाह. और करंटली फोरकास्टिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट टू 1 मिलियन. अभी 1 रुपए का भी प्रॉफिट नहीं, उल्टा लॉस हो रहा है. बाद में कह रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा 1 मिलियन. द कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज एक्सपेक्टेड टू बी सेम एज द स्टेटमेंट ऑफ कैश प्रॉफिट और लॉस. जॉन पेज कॉर्पोरेट टैक्स 21%. अच्छा ये बातें कहीं हम लिख लेते हैं. तो करंट लॉस है मगर नेक्स्ट ईयर में प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं. एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना कह रहे हैं जी? डॉलर में बात हो रही है. 1 मिलियन, ऐसा ही है जी. वैल्यूएशन मेथड आइडेंटिफाई करने का मैंने बताया था रेहान, बहुत सारे मेथड होते हैं. नेट सेट मेथड होता है, डिविडेंड वैल्यूएशन मेथड होता है, पी मेथड होता है, कैश फ्लो टेक्निक होती है. कैश फ्लो के अंदर भी दो होते हैं, फ्री कैश फ्लो इक्विटी होता है, फ्री कैश फ्लो इक्विटी होता है. तो यहाँ पे एक मेथड तो मुझे साफ साफ नजर आ रहा है अभी. कौन सा मेथड नजर आ रहा था? नेट सेट मेथड. क्योंकि नेट सेट दिए मैंने, नेट सेट मतलब बैलेंस शीट मेथड होता है. याद करें रेहान, यही होता है बैलेंस शीट मेथड, नेट सेट मेथड. तो बैलेंस शीट दी हुई है, इस कलम नेट सेट मेथड तो आपके सामने है. नेट सेट मेथड तो आपके सामने है. अब और कौन से मेथड है वो हम सवाल पढ़ेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा. ये मैंने अभी तक बात की है, और जो इन्फॉर्मेशन मिलती जा रही है मैं लिखता जा रहा हूँ. ये कह रहा है कि जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यही है 1 मिलियन, और कैश बेसिस पे ही है. कि इसका मतलब है कि नॉन कैश डेप्रिसिएशन वगैरह का एडजस्टमेंट नहीं करना है. तो थोड़ा सा आपकी मेहनत बचा रहा है, मेहनत बचा रहा है कि नॉन कैश डेप्रिसिएशन वगैरह की जो कहानी होती है वो आपने नहीं करनी है. ठीक है जी, बात समझ आ रही? अच्छा आगे बढ़ते हैं. आगे कह रहे हैं कि टैक्स रेट 21% ठीक हो गया तो नजर आ रहा है. और ग्रोथ रेट आगे कह रहे हैं ग्रोथ बियॉन्ड 2024 इज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट बट अ कॉशियस एस्टिमेट ऑफ आफ्टर 2024. बियॉन्ड 2024, 2024 में नहीं. 2024 का तो उन्होंने आपको फिगर बता दिया, अगले साल का फिगर तो आपको बता दिया, नेक्स्ट ईयर का फिगर तो इन्होंने आपको बता दिया. मगर ये कह रहे हैं उसके बाद 2024 के बियॉन्ड, उसके बाद डिफिकल्ट ग्रोथ प्रेडिक्ट करना. हाउएवर कॉशियस एस्टिमेट ऑफ 5% per annum has been suggested by Zon board. कितने परसेंट? 5%. वो कह रहे हैं कि हमारे पास एस्टिमेटेड ग्रोथ हो सकती है. मार्केट हमें पी रेशो. अच्छा अभी मुझे बताया वैल्यूएशन टेक्निक्स कौन कौन सी नजर आ रही हैं? वैल्यूएशन टेक्निक्स आपको इस सवाल में कौन कौन सी नजर आ रही हैं? हाँ जल्दी जल्दी देखें, थोड़ा सा हमें ख्याल करना होगा. एक हमें नेट सेट मेथड नजर आ रहा है इसमें, और
नंबर कर लेते हैं ना, नंबर 1। और क्या नजर आ रहा है? एक और मेथड भी नजर आ गया, फौरन नजर आ गया, देखें जो चेक करें। ये कौन सा पी रेशो दिया हुआ है? अब वो कौन सा यूज करना है ये बात की बात है, मगर मेथड तो पहले लिख लेना यार, तो मिस ना हो पी मेथड। और एक मेथड भी और की फीलिंग आ रही है कि इसने हमें एसिड बीटा दे दिया है, गेयरिंग दे दी है, मार्केट रिटर्न दे दिया है, रिस्क फ्री रेट दे दिया है। तो कैश फ्लो टेक्निक भी लग रहा है कि हमें इस्तेमाल करनी होगी, कोई डिस्काउंट रेट गिवन है, फ्री कैश फ्लो टेक्निक। डिविडेंड के बारे में बताया हुआ नहीं है कि डिविडेंड कितना है, तो डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। डिविडेंड के बारे में कोई बात नहीं की है तो डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल की बात करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 टेक्निक्स हमें नजर आ रही हैं जो अभी फिलहाल, और वो अब आगे पढ़ लेते हैं। रिक्वायरमेंट में क्या कह रहे हैं, छोटा सा सवाल है आगे हमसे, कह रहे हैं प्रिपेयर अ रिपोर्ट दैट प्रोवाइड अ रेंज ऑफ वैल्यूएशन सुटेबल फॉर वेलमोट बेस्ड बोर्ड ऑफ। अच्छा, रेंज का मतलब होता है कि एक से ज्यादा फिगर होगी जब भी रेंज बनेगी। रेंज कभी एक फिगर में नहीं बनती, एक से ज्यादा फिगर में बनती है। तो सारे वैल्यूएशन को जमा करेंगे, जमा मतलब ये कि एक जगह आइडेंटिफाई करेंगे और फिर रेंज बना लेंगे। सुटेबल रेंज ऑफ वैल्यूएशन बनानी है, सॉरी, रेंज ऑफ वैल्यूएशन सुटेबल फॉर वेलमोट बोर्ड to use in negotiating the purchase of zone, advise the board on the appropriateness of the valuation method used। कौन सा मेथड ज्यादा एप्रोप्रिएट है उस पर ही बता दीजिएगा। अच्छा चलिए स्टार्ट करते हैं। नेट सेट मेथड में क्या नजर आ रहा है मुझे बताएं अभी। अगर मैं अच्छा एक बात मुझे बताएं, करंट हालात में तो 2023 में नेट सेट्स कितने आ रहे हैं, नेट सेट्स? हाँ बताएं, कितने आ रहे हैं? जवाब दिए, सामने सामने आ रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल, देखें सामने, बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करें ना यार जरा प्लीज चैट के थ्रू। सारी फिगर आपके सामने स्क्रीन पे अवेलेबल हैं। एक इसमें एडजस्टमेंट दरकार होती है। इरेटिबल डिबेंचर कहने को लाइबिलिटी, कहने को वो होता है, क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे। अच्छा अब एक काम करते हैं, सॉफ्टवेयर पे कर लेते हैं। 2023 और फिर आ जाएगा 2024। पहले 2023 देख लेते हैं और फिर 2024 भी देख लेंगे, क्या कहते हैं। शेयर कैपिटल आपके सामने आ रहा है। कितना है शेयर कैपिटल? 1000, 12,507। सॉरी, वैसे अब मुझे यार एक ऐसा लगता है यहाँ पे कि गौर से देखिएगा प्लीज बात को, कि शेयर कैपिटल नेट सेट मेथड में क्या क्या आता था मुझे बताए ना। क्या करते थे, एसेट्स लेते थे पहले सारे, तो उसमें से क्या करते थे, लाइबिलिटीज माइनस कर दिया करते थे। क्या करते थे, लाइबिलिटीज माइनस कर दिया करते थे, ऐसा ही है। उसमें से लाइबिलिटीज माइनस कर दिया करते थे, ऐसा ही है ना। तो अब ये इसने यहाँ पे लाइबिलिटी माइनस की हुई है, ठीक है, एसेट मैंने माइनस करते थे। अब यहाँ पे एक मसला ये इन्होंने ये किया हुआ है कि इरेडिबल डिबेंचर को यहीं से माइनस कर दिया इक्विटी से। अब इरेडिबल डिबेंचर बिल्कुल इक्विटी का पार्ट होते हैं, मगर मेरा एक सवाल है आप लोगों से, आप लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी है, इरेडिबल डिबेंचर इक्विटी में ऐड होते हैं लेस होते हैं वैसे? वैसे एक सवाल है। प्लीज यार देखिए पार्टिसिपेट तो करें।
फाइनेंशियल अकाउंटिंग सबने पढ़ी है। एक सवाल है जनरली कि यार वैसे डिबेंचर रिडीमेबल ऐड होते हैं लेस होते हैं वैसे। इरिडीमेबल डिबेंचर, एक रिडीमेबल डिबेंचर होता है और एक इरिडीमेबल डिबेंचर होता है ना। इरिडीमेबल डिबेंचर की खास बात क्या है, हम उसको डेट कंसीडर करते हैं, बिल्कुल बिजनेस वैल्यूएशन में डेट कंसीडर होता है। अब यहाँ पे मैं समझता हूँ कि नेट सेट वैसे तो ये शेयर कैपिटल रिजर्व 13,570 बन गए, मगर ये एक इंप्रेशन दे रहा है कि जी इरिडीमेबल डिबेंचर भी आप क्या कर दो कि यार माइनस में शो करो। नेट सेट दिखा रहा है 9,570। ठीक है, मुझे फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंगल से ये बात लगा आ रही है कि यार मतलब ये तो आपका जिसे कहते हैं कि लायबिलिटी में जाना चाहिए ना, एसेट मैनेज लायबिलिटी। और हाँ, अगर ये एसेट्स होते, करंट एसेट होते, फिक्स एसेट होते, उसमें से डिवेंचर माइनस करता अच्छा भी लगता। ठीक है जी। मुस्तफा, मुस्तफा हैदर चौहान प्लीज पार्टिसिपेट करें ना यार, बाकी लोग पार्टिसिपेट करें। इरिडेबल डिबेंचर का फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या ट्रीटमेंट सीखा है आप लोगों ने? या तो आप लाइबिलिटी में ऐड कर दो या इक्विटी में ऐड कर दो, ऐसा ही है ना। नेचर क्रेडिट होती है, नेचर क्रेडिट होती है ना। ये तो लाइबिलिटी में रिकॉर्ड होगा क्रेडिट नेचर के तौर पे, या इक्विटी में अगर कोई आईएफआरएस की कंडीशन फुलफिल हो रही होगी तो इक्विटी में रिकॉर्ड हो जाएगा। क्या ख्याल है? तो अब सवाल ये है कि यहाँ पे ना एक मुझे कोई ग्लिच लग रहा है। ये ग्लिच लग रहा है कि इसने इरिडेबल डिबेंचर को यहाँ पे 4,000 शो करके माइनस में दिखाया हुआ है, आई डोंट नो व्हाई। अब या तो ये इसको यहाँ पे करंट एसेट बोले, ये इसको फिक्स एसेट बोले, टोटल एसेट में से मैं लाइबिलिटी माइनस करता अच्छा भी लगता हूँ। अब ये क्या गेम है, ये समझ से बाहर है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये थोड़ा सा यहाँ पे मुझे ग्लिच लग रहा है, प्रेजेंटेशन का ग्लिच लग रहा है। अच्छा, माइनस करके मजे की बात, ये नेट फिगर ही बनाई गई। अब मैं पेपर में बैठा हूँ, मैं क्या करूँ? सवाल है मेरा, आईक्यू को चैलेंज कर दूं? हाँ, नहीं जी, आपने सवाल गलत बनाया है। बहुत जिगरा चाहिए इसके लिए, बहुत जिगरा चाहिए, स्टूडेंट लेवल पे बहुत जिगरा चाहिए कि मैं आई कैप को चैलेंज करूं कि जी आपने सवाल में क्या लिख दिया है, ये आप समझाएं थोड़ा सा। ये हमें लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो गई है। मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? ये मुझे माइनस होता यहाँ पे मुनासिब नहीं लग रहा, क्योंकि इसकी नेचर भी क्रेडिट है शेयर कैपिटल की, रिटेन अर्निंग प्रॉफिट की नेचर भी क्रेडिट है, और डिबेंचर की नेचर भी क्रेडिट है। तो जो क्रेडिट वाले आइटम होते हैं वो तो ऐड होते हैं आपस में। तो मेरे हिसाब से तो आपका शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व ये बन रहा है, ये आपका इक्विटी होता है ना। नेट शेयर का मतलब यही होता है, नेट शेयर का मतलब होता है एसेट माइनस लायबिलिटी। आप बात समझ रहे हैं? तो एसेट माइनस लायबिलिटी से क्या आता है? अब यहाँ पे एक ऑप्शन ये है कि नहीं जी, हमने कहा हम तो इसको नहीं मानते आईकेप की फिगर को, हमने तो इसको ऐड किया और ये आया 13,000। ये हमारे लिए जो है ना नेट शेयर, एक ऑप्शन ये है। ठीक है, और हम इसी का रिटेन प्रॉफिट अगले साल का भी निकाल लेंगे। अच्छा, हमेशा ना एक बात याद में रखिएगा कि अभी लॉस है, अगले हम हमेशा एक्सपेक्टेड एस्टिमेट की बेस पे जो है वो फोरकास्टिंग करते हैं। तो अगली बार की फोरकास्टिंग में निकालें, अगली बार रिटेन प्रॉफिट ये नहीं होगा, एक छोटा सा पीएनएल बना लेते हैं, एक छोटी सी इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं। इनकम स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा अगले साल का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा 1,000। इंटरेस्ट आ गया। इंटरेस्ट कितने का आएगा भाई? 4,000 का रिडीमेबल डेट है, 400 माइनस 4,000 का 10% माइनस कर दें। पीवीटी आ गया। टैक्स माइनस कर दें। पीएटी आ गया।
अगले साल का रिटेन प्रॉफिट जो है वो ये हो जाएगा दिस। हाँ जी, बात समझ आ रही है कुछ? प्लीज देखें, बात को समझें। दो तरीकों से सॉल्व कराऊंगा मैं ये सवाल। एक तरीका ये कि जो मुझे लग रहा है ज्यादा मुनासिब तरीका, और एक वो जो आई कैप की तरफ से गट फीलिंग आ रही है। गट फीलिंग पे ही बात करता हूँ, गट फीलिंग में ही बात करता हूँ। पहले ये बात देखें कि शेयर कैपिटल रिजर्व्स। देखें एसेट माइनस नेट एसेट मेथड में क्या होता है। मैं हेडिंग डाल लेता हूँ नेट एसेट मेथड। ये आप एग्जामिनर को इस तरह एक्सप्लेन भी करेंगे। नेट एसेट्स का मतलब होता है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। एग्री करेंगे? ठीक है। और टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटीज असल में क्या होता है? इक्विटी होता है। ये बात समझ आ रही है? इसमें एक दो ग्लिच और भी है इस सवाल के सोल्यूशन में, एक दो ग्लिच और भी है, मैं उस पर ही बात करूँ। एक आध जगह में और आईकेएफ से इख्तिलाफ आते हैं। इख्तिलाफ आते हैं, ज्यादा अच्छा बड़े इख्तिलाफ आते हैं, रिकॉर्ड भी हो रहा है ना यार, बुरी बात है। तो कहने का मतलब है कि नेट शीट मैंने पहले हमने इनकम शीट बना ली। ये आ गया हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एक इंप्रेशन ये प्रेजेंटेशन वन। अब आई के अपने क्या किया है मैं वो भी बता देता हूँ आपको, मगर आप पहले ये ध्यान में रख लें, मेरे हिसाब से ये ज्यादा सही तरीका है। क्योंकि यार देखिए ये माइनस होने की मुझे सेंस समझ नहीं आ रही। देखिए एसेट में से माइनस होता समझ आती, टोटल एसेट माइनस लाइबिलिटीज, मैंने आपको खुद बताया, मैंने फॉर्मूला भी लिखा है। आप मेरा पॉइंट समझे ना, ये बात समझ आ रही है आप लोगों को यार? कि टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटी मैंने खुद लिखा, लाइबिलिटी माइनस होनी चाहिए, मगर एसेट में से होनी चाहिए ना। ये क्या मजाक है? इक्विटी से लाइबिलिटी कब माइनस हुई है जिंदगी में? कभी हुई है क्या? फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपने भी बहुत पढ़ी है, मैंने भी बहुत पढ़ी है, पढ़ाई भी है मैंने पास में एसीसी वगैरह में पढ़ाई है, और ओल्ड ए लेवल से पढ़ाई है, मगर कभी ऐसा नहीं देखा मैंने कि लाइबिलिटी में से इक्विटी माइनस हो रही हो। सॉरी, इक्विटी में से लाइबिलिटी माइनस हो रही हो। जी प्लीज पार्टिसिपेट करें, मेरी बात समझ आ रही है? कभी हमने जिंदगी में ये देखा है कि इक्विटी में से लाइबिलिटी माइनस हो रही हो? इक्विटी की नेचर क्रेडिट, रिटेन प्रॉफिट की नेचर क्रेडिट, लाइबिलिटी की नेचर भी क्रेडिट, तो भाई क्रेडिट क्रेडिट वाली चीजें आपस में माइनस कैसे हो सकती हैं यार? तो इट्स क्रिएटिंग अ डाउट in my mind. That's why I've done this presentation. But I have another presentation for you as well. I have another presentation. Another presentation क्या है जी? Another presentation ये है कि आप ये करें कि भाई आपको जो इक्विटी दी हुई है सवाल में, नेट एसेट दिए हुए सवाल में, फ्रॉम क्वेश्चन, बस वो आपने क्वेश्चन से एडिट उठा लिया, दिमाग नहीं लगाया। आपने कहा भाई नेट इसने टोटल करके दिया हुआ है 9570, मैं तो 9570 को मानता हूँ, मैं वर्किंग क्यों करूँ भाई? 9570 मुझे दिया हुआ है, और इसमें अब आप क्या कर लो, जाहिर से जब अगले साल प्रॉफिट बढ़ेगा तो इक्विटी बढ़ने से नेट सेट बढ़ेंगे। अगले साल प्रॉफिट बढ़ेगा। मेरी बात समझ आ रही? 20, ये 29 ले लिया, सॉरी ये गलती हुई है। 29 है प्रॉफिट, ये 21 है, सॉरी प्रॉफिट, ये गलती हुई है, एक मिनट यार। 21 प्रॉफिट है। ऊपर वाली फिगर भी चेंज होगी भाई, ऊपर वाली फिगर भी चेंज होगी। ये प्रेजेंटेशन 2 हो गई। पहले प्रेजेंटेशन ये सही कर लेंगे, 474 है यार। मैंने 29% ले लिया था, अक्सर जैसे लेते हैं। और ये भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? हाँ जी, मुझे कंफर्म करें। पहले एक प्रेजेंटेशन निपटा दें, अब दूसरी प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। दूसरी प्रेजेंटेशन में क्या कर रहे हैं भाई? प्रेजेंटेशन 2 में हम ये करेंगे, ये प्रेजेंटेशन 1 है।
पेरेंट क्वेश्चन 2 में हम ये करेंगे, नेट सेट सवाल में दिए हुए, और ये हमने क्या किया कि इसमें वो ऐड कर दिया, नेट सेट्स इन क्वेश्चन 9570 और रिटेन प्रॉफिट फॉर द ईयर। फॉर द ईयर कोई डिविडेंड की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम एज्यूम करें कि सारा रिटेन हो गया, कोई डिविडेंड की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो सारा रिटेन हो गया। ये अब आप प्रेजेंटेशन 1 के हिसाब से देखो तो वैल्यू आ रही है 14,000, प्रेजेंटेशन 2 के हिसाब से देखो तो वैल्यू आ रही है 10,000। ठीक है, जो आपको मुनासिब लगे। मुझे तो ज़्यादा अच्छी फर्स्ट प्रेजेंटेशन लग रही है क्योंकि मैं इससे एग्री नहीं करता एग्जामिनर की हरकत से, मगर आप चाहो तो आपने का पेपर में टाइम बचाऊंगा, मैं डायरेक्ट इस फिगर पे काम करूंगा जो एग्जामिनर ने कह दिया मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है, तो आप ये ले लें। नेट फिट मेथड बहुत आसान सा था, हमारा निमट गया। अच्छा, पी मेथड पे आते हैं। पी मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी जल्दी बताते जाएं। पी मेथड का फॉर्मूला क्या होता है जी? मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू अर्निंग इनटू पी रेशियो। ठीक है, तो अर्निंग्स हमने निकाली है, अर्निंग्स हमने निकाली है, एग्री करेंगे? अर्निंग्स हमारे मौजूद है। पी रेशियो कौन सा यूज करेंगे? अच्छा, सवाल पी रेशियो हम अपना यूज करें या उसकी इंडस्ट्री का यूज करें? पी रेशियो हम अपना यूज करें या यूएसए का यूज करें? प्लीज देखिए, पार्टिसिपेट करें ना यार। क्या कहते हैं? पी रेशियो दो दिए हुए, ये देखें, 15 भी दिया हुआ है, 12 भी दिया है। एप्पल का यूज करना है या वॉलमोर का यूज करना है? वॉलमोर मीन एक्वायरर का यूज करना है अभी, या एप्पल का यूज करना है वैल्यूएशन पर्पज के लिए? ये ध्यान में रहे कि एप्पल जो है यूएसए में है, एप्पल की इंडस्ट्री थोड़ी डिफरेंट है। देखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझिएगा। ये चैलेंज आई थिंक पास में पता नहीं आया नहीं आया, क्योंकि कंट्री चेंज है, कंट्री चेंज है। अगेन इसमें भी दो तरीके फॉलो कर सकते हैं, मगर मैं पहले एक तरीके पे जाऊंगा जो ज्यादा रिकमेंडेड है। क्या कहते हैं आप लोग? पी रेशो के लिए हमारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल है, 15 यूज किया जाए या 12 यूज किया जाए। हम्म ठीक है, कोई 15 कह रहा है, कोई 12 कह रहा है। 15 में मसला ये है कि 15 हमारा पाकिस्तान का है, पाकिस्तान का। वो ये इंडस्ट्री कहाँ की है? ये इंडस्ट्री का हम कॉन्ग्लोमरेट चलाते हैं। कॉन्ग्लोमरेट का मतलब है कि हमारा एक बिजनेस नहीं, हमारे सैकड़ों, मतलब बहुत सारे बिजनेस है, दर्जनों बिजनेस है। अगर मैं दर्जनों बिजनेस बता चलाता हूँ, तो मुझे बताएं ये जो पी रेशियो है क्या ये उस इंडस्ट्री को रिफ्लेक्ट करेगा? लॉजिकली सिनेरियो से कनेक्ट करके बताएं। सिनेरियो से कनेक्ट करके बताएं। कंग्लोमरेट पता है किसे कहते हैं? जो बहुत सारे काम करता है। मोबाइल का भी बिजनेस है हमारा, मिसाल के तौर पे हम पंखे भी बनाते हैं, हमने जो है आटा भी बनाते हैं, हम जो है वो मिसाल के तौर पे स्पोर्ट्स गुड्स भी बनाते हैं। ये हमारा कॉन्ग्लोमरेट है, कोई एक काम नहीं है, बहुत सारे काम है। अब हमारी जो कंपनी है उसका नाम ही क्या है? वॉलमोर होल्डिंग्स लिमिटेड, होल्ड करती रहती है। इसका जो पी रेशियो है वो 15 है। क्या इसका पी रेशियो के हिसाब से मार्केट वैल्यू निकालूं मैं? मेरा सवाल का जवाब दे दें, या मैं एप्पल के पी रेशियो के हिसाब से निकालूं? एप्पल कौन है? एप्पल उसका उसी इंडस्ट्री में उसी का होली ओन्ड है। स्मार्ट यॉन स्मॉल बुक पब्लिशर। तो इसीलिए इस सवाल में वैसे तो आप एक पी रेशियो वो यूज करते हैं जो एग्जामिनर बताता है, जो मर्ज एंटिटी का पी रेशियो होता है, मगर यहाँ ऐसी कोई कहानी नहीं है, यहाँ ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अब मजबूरी के तहत क्या करें हम? पी रेशियो ऑफ 15 ऑफ एक्वायर्ड कांट बी यूज फॉर वैल्यूएशन।
lifting as not reflecting exact industry is not क्या कहेगा P can't be used for relation as not reflecting exact industry and thus may lead to incorrect valuation. Thus may lead to incorrect valuation. Therefore, it is advisable conglomerate multiple businesses use P ratio of Apple. ठीक है जी, that is true. कितना आ गया जी? ठीक है जी, बात समझ आ गई, पी मेथड क्लियर है। 15 पे करेंगे तो इन्फ्लेटेड हो जाएगी ना, उसमें गड़बड़ है, वो सही रिप्रेजेंटेटिव नहीं, ट्रू मेथड देंगे। सही है। अच्छा, अभी एक सवाल आपके दिन में आएगा कि एडजस्टमेंट फैक्टर लगाएं इसमें, क्या एडजस्टमेंट फैक्टर लगाएं इसमें? यार वो असल में देखा जाए तो एप्पल जॉन जो है एप्पल ही है, और एप्पल जो है वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, कहीं पढ़ा था हमने, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, कहीं हमने पढ़ा था ये लिखा हुआ। तो चूंकि एप्पल जो है वो उसी की कंपनी है यौन, सही है, तो आप सेफली यूज कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, अगर ये कहता कहीं लिखा हुआ नहीं है प्राइवेट कंपनी है, साफ साफ लिखा होता कि ये प्राइवेट कंपनी है वैन जॉन जो है, तो फिर एक सवाल आता कि यार नहीं नहीं, हम जो है वो क्या कहते हैं इसको एडजस्टमेंट फैक्टर लगाएं। और एडजस्टमेंट फैक्टर का भी आपने देखा है कि यार पास में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। एक सवाल हमने ऐसा किया था पासवेयर का, उसने खुद बोला 90% एडजस्टमेंट फैक्टर लगा दो, एक सवाल में उसने कुछ और बेसिस दी, तो इसमें बेसिस भी नहीं दे रहा, कहीं लिख भी नहीं रहा प्राइवेट है, तो इट इज सेफ कि आप वो यूज कर लो, सही है ना। और देखा जाए तो इनडायरेक्टली आप कम ही पी रेशो यूज करो, वैसे ही आप प्रूडेंट हो, वैसे ही आपने छोटा पी रेशो यूज किया है, वैसे ही आपने अपना नहीं पराया यूज किया, आपके पी रेशो में इशू था वो एक अलग बात है, बट आप अपने पी रेशो से देखो, आप ये भी तसल्ली रखो कि आप कम पे काम कर रहे हो। तो वैल्यूएशन में यही मसला होता है कि ओवर स्टेट ना हो जाए, इंसुलेटेड फिगर ना आ जाए, ज्यादा फिगर ना आ जाए। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि भाई ये हमारा एंड हुआ, हमारे पास माई मेथड से सॉल्यूशन आ गई। अच्छा, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट कैश फ्लो टेक्निक। अच्छा, कैश फ्लो टेक्निक दो होती हैं, कौन कौन सी होती है जी? कैश फ्लो टेक्निक के लिए आपको जो है वो बता दिया गया है, ये सेकंड मेथड है पी मेथड। हाँ जी, कैश फ्लो मेथड के लिए डिस्काउंट रेट की इंफॉर्मेशन आ रही है आपके पास, एग्री करेंगे? एसेट बीटा आ रहा है, गेयरिंग आ रहा है, मार्केट रिटर्न आ रहा है, रिस्क फ्री रेट आ रहा है, फॉर्मूला क्या होगा इससे फौरन देख के क्या लग रहा है, कौन सी एक फिगर आसानी से निकल सकती है? मार्केट रिटर्न और की रिस्क फ्री रेट को देख के आपके जहन में कौन सा रेट आता है? मार्केट रेट, रिस्क फ्री रेट और बीटा को देख के, चलो मैं इससे ज्यादा और वादे तौर पे बात नहीं कर सकता, मार्केट रेट, रिस्क फ्री रेट और बीटा को देख के आपके जहन में क्या आता है? बिल्कुल सही कहा रेहान, सही कह रहे हैं उमेर, सही कह रहे हैं बाकी लोग, बिल्कुल सही है, के ई आता है। तो के ई का फॉर्मूला लिख देते हैं, के ई का मतलब होता है आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ। ठीक है, सवाल, क्या मैं बीटा 0.95 यूज कर सकता हूं, यस और नो? ये इक्विटी बीटा होता है या एसेट बीटा होता है, ये तो बताइए, अभी बताते हैं जरा। डिस्काउंट रेट में यूज होगा रेहान, मगर जो बातें पहले पता चल रही है पहले मैं उस पर बात कर लेता हूँ। हाँ रेहान, सवाल का जवाब ये दें।
कि ये कौन सा बीटा होता है, इक्विटी बीटा होता है, मगर हमें तो एसेट बीटा पता है। क्या एसेट बीटा से इक्विटी बीटा आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? बीटा एसेट इज इक्वल टू बीटा इक्विटी इनटू ई अपॉन ई प्लस डी 1 - टी। हाँ भाई, यही फॉर्मूला होता है। बीटा एसेट इज इक्वल टू बीटा इक्विटी इनटू ई अपॉन ई प्लस डी 1 - टी। इसको अनगियर कर दें, 0.73 को जवाब दें। प्लीज पार्टिसिपेट तो करें। रिकॉर्डिंग वाले हजरात भी अपने जहन में सवाल लाएं जो मैं पूछ रहा हूँ। क्या इसको हम अनगियर कर दें? 0.73 को हम अनगियर कर दें? नहीं जी, इसको अनगियर करने की जरूरत नहीं है। ये ऑलरेडी अनगियर्ड है, ये ऑलरेडी एसेट बीटा है, ये ऑलरेडी आपको एसेट बीटा निकाल के दिया हुआ है। तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, टेंशन की कोई बात ही नहीं है, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। तो अब क्या करें फिर? मगर एसिड बीटा से इक्विटी बीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए बीटा इक्विटी निकालना पड़ेगा। बीटा एसिड कौन सा वाला यूज करेंगे? 0.95 वाला एसिड बीटा यूज करें या 0.73 वाला एसिड बीटा यूज करें? जल्दी बता दें, कौन सा वाला एसिड बीटा यूज होगा? बिल्कुल सही कहा आपने कि उमेर, इंडस्ट्री कौन सी है? एप्पल की इंडस्ट्री पे काम कर रहे हैं, तो हम अपना नहीं पराया। प्रॉक्सी बीटा जो स्टेप, जो कभी कभार अनगियर करने के बाद आता था, यहाँ पे अच्छी बात है अनगियर करके दे दिया है। तो बीटा एसिड 0.73 हो गया ए। बीटा इक्विटी हमें को नहीं पता है। मेरी बात समझ आ रही है? ए इंटू ई अपॉन ई। अच्छा, रेशियो कौन सा यूज करेंगे? ये हम अनगियर कर रहे हैं, रीगियर कर रहे हैं? प्लीज कंफर्म करें। ये हम अनगियर कर रहे हैं, रीगियर कर रहे हैं? रेहान, हम अनगियर कर रहे हैं, रीगियर कर रहे हैं? रेहान, हमें इक्विटी बीटा चाहिए ना चंदा? नहीं उमेर, गड़बड़ कर रहे हो उसमें। रीगियर करेंगे, बिल्कुल रीगियर करेंगे, ताकि इक्विटी बीटा पे पहुंच जाए ना। एसेट बीटा तो किसी काम का ही नहीं है। फॉर्मूले में तो इक्विटी बीटा आता है भाई, फॉर्मूले में तो इक्विटी बीटा आता है। तो अब क्या करें इसको रीगियर करने के लिए? बीटा इक्विटी इंटू ई। अब ई कौन सा यूज करेंगे? हम रीगियर किसके रेशो में करते हैं? डिस्काउंट रेट किसके एंगल से निकलता है? इन्वेस्टर के एंगल से निकलता है या इन्वेस्टी के एंगल से निकलता है? इन्वेस्टर के एंगल से निकलता है या इन्वेस्टी के एंगल से निकलता है? ध्यान, गलत कह रहे हो। जो डिस्काउंट रेट निकलता है वो किसके एंगल से निकलता है? डिस्काउंट रेट, रेट। बिल्कुल सही कहा उमेर आपने। बाकी लोग भी ट्राई करें। डिस्काउंट रेट किसके एंगल से निकलता है? बिल्कुल सही है मुस्तफा हैदर चौहान, इन्वेस्टर के एंगल से निकलता है। तो रेशो भी जब रीगियर करते हैं तो किसके रेशो में करते थे? टारगेट कंपनी के रेशो में रीगियर करते हैं या हम अपने रेशो में रीगियर करते हैं? लॉजिक मैं बता चुका हूं। अभी जो मैंने सवाल किया इंडायरेक्टली वो लॉजिक ही थी। जो हम रीगियर करते हैं, प्लीज पार्टिसिपेट करें। रिकॉर्डिंग वाले हज़रात भी में जरा दिमाग लगा के सोचें जरा कि हम जब रीगियर करते हैं अनगियर करने के बाद, तो हम किसके डेट इक्विटी रेशो पे काम करते हैं, अपने या पराए? बिल्कुल 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 सही कहा उमैर, अपने। हमारा डेट इक्विटी रेशो का है, हमारा डेट इक्विटी रेशो 35% है, 35% है, 35% है। अच्छा, मैं वापस पीछे जा रहा हूँ कि यार आप चाहो तो ये डिटेल डिस्कशन में ना पढ़ो। ये मैंने एक लेमैन अप्रोच के एंगल से सॉल्व कराया था कि 4,000 रुपया माइनस नहीं कर रहे क्योंकि आपको इसमें डाउट आ रहा है। बट आप चाहो, मैंने इसीलिए दोनों तरीके करा दिए। ये ना हो कि आप मुझे बोलो कि नहीं यार सर ये मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, देखो बीइंग अ टीचर मैं बहुत सारी बातें कर सकता हूँ, मगर मैं बीइंग अ स्टूडेंट सॉल्व कराता हूँ कि स्टूडेंट के दिन में क्या चल रहा होगा, उस एंगल से सॉल्व कराता हूँ। क्योंकि पेपर में आप बीइंग अ स्टूडेंट बैठे होते हो ना, तो इसीलिए ये कहना कि नहीं यार ये 9570 के बजाय हम 950 पे काम ही नहीं करेंगे, पेपर में आपको जो क्लिक हो जाए या तो 9570 क्लिक होगा। मैं ऐसे ही थोड़ा ख्याल आया, एक मैंने बात कर दी, या पेपर में ही प्रेजेंटेशन 1 क्लिक होगी, कोई एक क्लिक होगी, 4,000 का फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है दोनों। ठीक है, मगर जो भी आप लिखेंगे नोट करेंगे। अच्छा, अब रीगियर पे बात हो रही थी, रीगियर हम अपने रेशो में करते हैं। हमारा रेशो क्या है? 35। तो जल्दी जल्दी करते हैं यार, टाइम कम है। ने सेकंड पार्ट भी करना है, सेकंड पार्ट आसान सा है।
गियरिंग फिर कितनी हो जाएगी, अगर डेट 35 है तो इक्विटी 65 हो जाएगी। वन माइनस टी 0.79 क्या आ रहा है, देखें जरा, चेक करें, चेक करें क्या आ रहा है। बीटा इक्विटी क्या बन रहा है, कैलकुलेटर यूज करें ना यार जरा, प्लीज वेरीफाई करें। इसको चाहे तो नेक्स्ट लाइन पे ले जाए। वन पॉइंट जीरो फोर आ रहा है, वेरी गुड। अच्छा अब के ही निकाल लेते हैं, के ही निकाल लेते हैं। के ही किसके टेक्निक, किसके एंगल से निकलता है, इन्वेस्टर के एंगल से निकलता है। डिस्काउंट फैक्टर जो निकलता है वो इन्वेस्टर के एंगल से निकलता है, याद है ना, डिस्काउंट फैक्टर भी इन्वेस्टर के एंगल से निकलता है। अब एक सवाल है, रिस्क फ्री रेट क्या लें, कौन सा वाला लें, पाकिस्तान वाला लें या यूएसए वाला लें। मार्केट रिटर्न और रिस्क फ्री रेट कहाँ से लेंगे, मुझे जल्दी से बताएं। रिस्क फ्री रेट, बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करें, सही कह रहे हैं, मुस्तफा मुस्तफा हैदर चौहान सही कह रहे हैं जी, सही कह रहे हैं, ध्यान आप, बाकी लोग भी ट्राई करें, सही कह रहे हैं। नहीं नहीं उमेर नहीं, चंदा, मुझे पता है पैसा कहाँ से अरेंज होगा, आपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट बिजली पढ़ा हुआ है, तो उसमें पैसा कहाँ से अरेंज होता है, पैसा वहां जाके अरेंज होता है या यहाँ से अरेंज करना पड़ता है। तो बिल्कुल पाकिस्तान से पैसा अरेंज होगा तो इसका मतलब पाकिस्तान का कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेंगे ना, पाकिस्तान के फंड, पाकिस्तान का वो है, शेयर होल्डर है, पाकिस्तान का शेयर होल्डर के हिसाब से वैल्यूएशन हो रही है ना। तो अब मुझे आई कैप के सोल्यूशन से इख्तिलाफ है, आई कैप ने यूएसए में काम किया जो कि मुझे नहीं सही लगता, मुझे सही नहीं लगता भाई, वो साफ सी बात है। क्योंकि देखें यार, आप हमेशा पढ़ते आए हैं पास्ट में कि यार हमेशा इन्वेस्टर के एंगल से देखा जाता है, इन्वेस्टर की कॉस्ट क्या है, इन्वेस्टर का कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है। मेरी बात समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूँ। ये आई कैप के सोल्यूशन से मैच करने जाएंगे तो वहां गड़बड़ आएगी, मैं पहले से बता रहा हूँ आपको, ताकि ये ना हो कि बाद में परेशान हो जाए। जरूरी नहीं है कि आई कैप के सोल्यूशन से हम हर वक्त एग्री करें, हमारे यहाँ पे इख्तिलाफ है। अच्छा अब एक सवाल का जवाब दे दें, कैश फ्लो टेक्निक दो होती है, कौन सी यूज करें, कई तो आ गया, कैश फ्लोज भी आ जाएंगे, मसला नहीं, कैश फ्लो उसने कहा था वो सेम ही है। अब मुझे एक बात का जवाब दे दें यार कि आपको क्या लग रहा है कौन सी टेक्निक है, फ्री कैश फ्लो टू कंपनी या फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी, फ्री कैश फ्लो टू कंपनी या फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी। फ्री कैश फ्लो टू कंपनी यूज कर लो, कोई मसला नहीं है, मगर क्या आपके पास व्यय है, हाँ क्या व्यय क्या आपके पास। मेरी बात समझ आ रही है, व्यय के नहीं। अब आप बोलो सर हम निकाल सकते हैं यार, एक मसला ये है, व्यय के लिए केडी चाहिए, व्यय के लिए सब मौजूद है पता है, केडी नॉट अवेलेबल। अब केटी के लिए भी बोलोगे मैं एक काम, मगर मैं उससे इख्तिलाफ करूंगा थोड़ी देर बाद, अभी नहीं। अभी बस इतना समझ लो कि फ्री कैश फ्लो कंपनी नीड टू यूज वैक, वैक इज नॉट अवेलेबल। वैक में कैलकुलेशन में एक हर्डल है, एक प्रॉब्लम है, एक इशू है, केडी नहीं है। तो हैंस दूसरा तरीका क्या है, कोई बात नहीं, मैं वापस रिपीट करूँ यार, आपको अगर वैक निकालने में एक असम्पशन लेनी पड़ेगी, अगर आप वो लेना चाहते हो तो आप वैक से कर लेना, पेपर में रुकना नहीं है, पेपर में हाथ नहीं चल रुकना चाहिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पेपर में हाथ नहीं रुकना चाहिए आपका। बट मुझे ऐसा लगता है फिलहाल के वैक में करने में प्रॉब्लम आ जाएगी, वी नीड टू कंप्यूट, वी नीड टू यूज फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी। मैं वैक पहले बता दूंगा अभी आपको, फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी में क्या करते हैं, फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी में हम क्या करते हैं, जरा गौर से देखिएगा क्या करेंगे, हम इंटरेस्ट भी लेस करेंगे, डिडक्ट इंटरेस्ट, यही फर्क होता है, एंड यूज के डिस्काउंट फैक्टर।
देखो मुझे बैग भी यूज करूंगा तो के ही तो पहले इसलिए निकाल लिया, के ही तो दोनों जगह काम आता है, चाहे मैं फ्री कैश फ्लो कंपनी करूं जिसमें मुझे बैग यूज करना है, या मैं फ्री कैश फ्लो इक्विटी करूं। ये नहीं समझिएगा कि मैंने पहले से के ही निकाल लिया तो इसलिए फ्री कैश फ्लो इक्विटी है, प्लीज ये इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए। मैंने तो एक इन्फॉर्मेशन सामने मुझे नजर आ रही थी, कैलकुलेट होती हुई, फिगर निकालती हुई नजर आ रही थी, मैंने उस इस वजह से कैलकुलेट करके रख ली। तो डिडक्ट इंटरेस्ट एंड यूज के ही एज डिस्काउंट। ठीक है जी, बात समझ आ रही है। अब फ्री कैश फ्लो की कैलकुलेशन देख लें। कैश फ्लो की फ्री कैश फ्लो की कैलकुलेशन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1000 मिलियन करके बात कर लेते हैं। इसमें से लेस करते हैं इंटरेस्ट। कितना था, 400 था ना, ऊपर कहीं लिखा था हमने। ये रहा 400। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। अच्छा ये तो वही कैलकुलेशन हो रही है यार, पहले हुई हुई भी है ये तो। टैक्स ऊपर माइनस नहीं होगा आधार में से। आरएफ लेके यार, रेहान नहीं, मैंने मना किया ना नॉर्मल लेक्चर में, आरएफ एक असम्पशन है, इसलिए मैं डिसरिगार्ड करूंगा, और इसके पीछे एक और असम्पशन भी ले सकते हैं आरएफ के अलावा। आरएफ के अलावा एक और असम्पशन भी ले सकते हैं, मगर आई डोंट थिंक यार इट्स नॉट अ राइट अप्रोच ना। ये फ्री कैश फ्लो, ये यही फ्री कैश फ्लो है, यही प्रॉफिट है। देखें बात को समझे, उसने ऊपर कहीं कहा था कि प्रॉफिट और कैश फ्लो बराबर है, ये देखें कहीं लिखा हुआ है कि अगले साल से वो कह रहे हैं कि 1 मिलियन हो जाएगा, द कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज एक्सपेक्टेड टू बी द सेम, द कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज एक्सपेक्टेड टू बी द सेम। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये फ्री कैश फ्लो आ गए इन 2024। तो ये अब ये फॉर्मूला बता रहे हैं, वो ये ग्रोथ रेट भी है, ग्रोथ रेट भी है, तो ग्रोथ रेट का क्या करें? तो फॉर्मेट सेम सही कर देते हैं। फॉर्मेट आ गया। ऊपर ले गए हम। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, वैग के लिए एक हर्डल है, आप अजम्पशन ले सकते हो आर एफ फिजिकल टू के डी, मगर वो मुनासिब अजम्पशन नहीं होती, आपको पता है ये बात। अच्छा आगे चलते हैं अब। वो ग्रोथ रेट भी है, तो फॉर्मूला लगता था एक, याद है? परपेचुइटी का फॉर्मूला क्या था, याद करें। पेरेंट वैल्यू, टर्मिनल वैल्यू का कॉन्सेप्ट लगेगा ना इसमें। कैसे निकालते थे? फ्री कैश फ्लो इन ईयर वन अपॉन के ई माइनस जी, वैक माइनस जी होता है वैसे तो। ये फॉर्मूला याद आ रहा है किसी को भाई? मुझे बताएं क्या ये फॉर्मूला याद आ रहा है आपको? हम्म।
और वैक की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे के ही आ जाएगा कि फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी है। तो ये फॉर्मूला ये अब अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, क्या कहते हैं। ईयर वन में, ईयर वन मीन अगला साल, अगले साल में कैश फ्लो 474 है। के ही हमने निकाल लिया है, कितना आया था के ही 0.1532, और जी ग्रोथ रेट कितना है 0.0। अच्छा इस पे ग्रोथ रेट नहीं लगा रहे हम, 474 पे ग्रोथ रेट नहीं लगाएंगे, जवाब दें। ये कंफ्यूजन देन में आता है, क्या इस पे ग्रोथ रेट लगानी चाहिए? नहीं लगानी चाहिए। क्यों नहीं लगानी चाहिए? क्योंकि ऑलरेडी 2024 का फिगर है, अगले साल का फिगर है, हम 2023 में खड़े हुए हैं। कहीं सवाल के शुरू में लिखा था कि हम 2023 में खड़े हुए हैं। छोटी छोटी कंफ्यूजन है, देखिए एग्जामिनर कमेंट्स में ये सारी बातें लिखी होती हैं कि एग्जामिनर कहता है कि इस तरह की गलतियां स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं। आप 2023 के 1 जुलाई में खड़े हुए हैं, और ये सारा जो आपको मिल रहा है नेक्स्ट ईयर मिल रहा है, 2024 में मिल रहा है, आगे मिल रहा है। तो ये ऑलरेडी ईयर वन का फिगर है, अगर आप इसमें ग्रोथ लगा देंगे तो ये फिर ईयर टू का फिगर बन जाएगा, तो ग्रोथ इसमें नहीं लगने की है भाई। ठीक है, तो कितनी आ रही है वैल्यू, टर्मिनल वैल्यू? जी बताइएगा जरा प्लीज। 474 के हिसाब से हाँ, बाकी लोग जरा जल्दी से देखे ना यार, क्या बन रही है। कैलकुलेटर यूज करें, मुझे बताइए, शाबाश। ठीक हो गया। 4593, थैंक यू उमेर, थैंक यू मुस्तफा चौहान। ठीक है जी। अच्छा अब बता दें जरा सबसे सही, अच्छा वैक में मसला क्या था, अब मेरा वैक में मसला सुन लें। वैक में मसला ये था कि यार वैक के लिए ना अब आपको केडी गिवन नहीं है। अब आप अगर केडी ये यूज करते हो, इसको किसको, 4% को, ये मसला ये है कि 4% को अगर आप केडी यूज कर लेते हो, रिन्यूएबल डेट सॉरी 10% को आप केडी यूज कर लेते हो, तो मसला ये है कि 10% को मैं इसलिए यूज नहीं कर सकता क्योंकि ये सिर्फ ये सामने वाले का डेट है, और हमने जो रेशियो यूज करना है वो अपना यूज करना है। हमारा डेट इक्विटी रेशियो जो है ना, ये हमने तो ये डेट इक्विटी रेशियो यूज करना है ना। हमारा डेट रेशियो 35 है, उसका रेट नहीं पता, ये तो दूसरी डेट का रेट 10% है, दूसरी डेट का रेट। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मेरी बात समझ आ रही है? तो अब दूसरा ये कि आरएफ को ले लें, तो मैंने आपको मना किया है कि आरएफ को आप केडी नहीं लें, क्योंकि प्रैक्टिकली हर डेट रिस्क फ्री नहीं होता। आरएफ को आप केडी यूज कर लो, ये मुनासिब बात नहीं है। ठीक है, एक मिनट यार, ये क्या हो गया। तो वैक इजिकल नॉट, सॉरी आर एफ इजिकल टू के डी, ये आपको पता है मसला है, इस वजह से मैं नहीं कर रहा। बट अगर आप कहते हो नहीं यार मैं सर वैक में कंफर्टेबल हूं, तो कोई इशू नहीं है। अगर आप वैक से काम करना चाहोगे तो मैं आपको बताया, तो आप इंटरेस्ट माइनस नहीं करना बस। ये जो आपने फ्री कैश फ्लो की वर्किंग की है ना, इसमें आप इंटरेस्ट माइनस नहीं करना आपका, आप इंटरेस्ट माइनस नहीं करना। आपका यही जो है ये फ्री कैश फ्लो बन जाएगा, इसको आप वैक से डिस्काउंटिंग कर लेना। मगर फिर इरिडेबल डेट जो था ना, जो जो चार्ज आएगा इरिडेबल डेट, फिर वो माइनस करना नहीं भूलना, याद है ना। आप अगर कहते हो नहीं यार मैं वैक से डिस्काउंटिंग कर रहा हूँ, फिर आप 790 यूज कर लो, यहाँ पे कोई मसला नहीं है। अगर कोई वैक से डिस्काउंटिंग करता है, वो फिर वैक का जो रेट है उससे डिस्काउंटिंग कर ले, मगर जो आंसर आएगा वो पूरी कैश फ्लो टू कंपनी आएगा, पूरी कंपनी की वैल्यू आएगा, फिर उसमें से आपको डेट माइनस करना पड़ेगा, याद है ना ये बात हमें। मगर उसके लिए अजम्पशन लेनी पड़ेगी आर ए फिजिकल टू के डी, वो थोड़ा सा मैं समझता हूँ रिस्की हो जाएगा यार इन हालात में। मेरी बात समझ आ रही है? तो वैक का जो भी रेट है, मतलब आप चाहो तो वैक निकाल लो, यही आपके पास है। अगर बोलते हो तो मैं वैक निकाल लेता हूँ ऑल्टरनेट, जो कि रिकमेंडेड नहीं है। मगर चलो तुम कहते हो तो आर एफ इजिकल टू के डी इजिकल टू, आप कहते हो यार मैं आर एफ को के डी लेता हूँ, जो कि मैं वाकई मना करता हूँ वैसे 7, कि आपने 7 लिया, 7 को इंटू 0.0
7.9 कर दिया, 1 माइनस टी करना होता है ना, कितना आता है, तो मल्टीप्लाई करना, वेट 5.53%। तो वैग क्या हो जाएगा, वैग का फॉर्मूला आपको पता है, के ही आपके पास है 15.32 इंटू 65%, 65-35 का रेशियो है ना, 5.53 इंटू 35%। देखो वैग क्या आ रहा है, क्योंकि यार ये कुछ और सालों में मर्जर इक्वेशन के मसला आया बच्चों को पास में, 11.9 कि जी आपने इसमें वैक में क्यों नहीं, तो देखें वैक में कोई ना कोई गड़बड़ होती है उस उन सालों में, इसीलिए वैक नहीं निकल रहा था। बट चलो आप कहते हो मैं वैक इस वजह से निकालना चाह रहा हूँ, इवन दो इट्स नॉट अ रिकमेंडेड अप्रोच। अब आप जब फ्री कैश फ्लो की फिगर निकालोगे ना, आपकी फ्री कैश फ्लो में ये होगा फ्री कैश फ्लो, इंटरेस्ट माइनस नहीं होगा आपके पास, और आपकी जो टर्मिनल वैल्यू निकलेगी ये निकलेगी। ऐसे ही मतलब मैं समझाने के लिए करा रहा हूँ, इवन तो इट्स नॉट रिक्वायर्ड, कोई एक तरीके से करना है, मगर अगर कोई कहता है नहीं मुझे वैक्स से कंफर्टेबल हूँ करने में, देखो क्या आ रहा है भाई, 11.83, 11.9 में आ रहा है, 11.9 आता है। खैर मल्टीप्लाई नहीं किया ग्रोथ रेट से, समझ आ रही है इसकी वजह क्या थी, 11,449। अब इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा 4,000 इरेडीबल डेट, ये बता रहा था मैं। मार्केट वैल्यू इक्विटी पे पहुंचना होता है ना, याद करें, ऊपर तो नहीं करना पड़ा क्योंकि इंटरेस्ट माइनस हो चुका था, फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी से डायरेक्ट आंसर आता है ना यार, ये देखें, तो काफी फर्क आ रहा है। मेरी बात समझ आ रही है, ठीक है, बट मैं रिकमेंडेशन किसको दे रहा हूँ, मेरी तो ज्यादा प्रायोरिटी है वो पहले वाले की। अच्छा अब रेंज ऑफ वैल्यूशन बना लेते हैं, बस गेम खत्म करते हैं, इसको नोट कर लें आप। तो रेंज ऑफ वैल्यूशन क्या बनी, ये ऑल्टरनेट आखिर में रखेंगे, एक मैं वो बना रहा हूँ टेबल, एक टेबल बना लेते हैं। ये नोट कर लेते हैं, नेट सेट मेथड, पी मेथड, फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी मेथड, फ्री कैश फ्लो टू कंपनी मेथड, चलो इसको भी आप चाहो तो, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल सवाल है जी। तो हमारे नेट सेट मेथड में जो 2024 के हिसाब से वैल्यूशन बन रही है, कितनी बन रही है, 14044, और आई कैप के हिसाब से 100,044, आई कैप वाला ले लेते हैं चलो। पी मेथड में क्या आया था आंसर, पी मेथड में ये आया था 5688, 5688।
फ्री कैश फ्लो इक्विटी में क्या है? रेंज ऑफ वैल्यूएशन अभी बनाते हैं। 4593। और ये फ्री वैक वाले में क्या है? 7449। ठीक है जी। रेंज ऑफ वैल्यूएशन क्या रेंज बन रही है? तो ज्यादा वो क्या है? लास्ट में कमेंट क्या होगा? सिंस कंपनी, मैं अभी नोट करने का भी टाइम देता हूँ। इज एक्सपीरियंसिंग लॉसेस टेक्निक्स अदर देन ये बात समझ आ रही है कि इनकरेजिंग रिजल्ट्स नहीं आ रहे हमारे पास, क्योंकि कंपनी के पास लॉसेस है ना, इसलिए इनकरेजिंग रिजल्ट्स नहीं आ रहे। आपको क्या लगता है, वैसे एक सवाल है, नेस्टेड मेथड को हम याद है बेस मेथड कहते थे, बेस मेथड की कम से कम इतने तो होने चाहिए, इतना तो मौजूद है, याद करें। देयरफॉर ये पढ़ा है ना, अक्सर उल्टा होता है कि नेस्टेड मेथड से आंसर जो है वो कम आता है और बाकी से ज्यादा आता है। मेरी बात समझ आ रही है? नॉर्मली नेस्टेड मेथड से आंसर कम आता है, बाकी ज्यादा आता है, मगर इसमें उल्टा हो गया क्योंकि बिजनेस लॉस में है ना, तो बड़े प्रूडेंटली काम कर रहे हैं, प्रूडेंटली काम कर। ठीक है जी, चलें इसको जरा हम नोट भी कर लेते हैं, इसको अपने पास नोट करें। तो ये हमारा पहला मार्क 11 मार्क का जो रेंज ऑफ वैल्यूएशन था ये कंप्लीट हुआ। काफी टाइम लगाया हमने, अगली वीडियो में हम इसका फॉरेक्स वाला पार्ट भी कर लेते हैं, छोटा सा पार्ट है। मगर ये बात समझ आ रही है आपको? प्रॉब्लम तो नहीं है? क्लियर है? चलें इसको नोट कर लें, फिर हम अगले सवाल पर। अच्छा जी, क्लियर है बात? हमें कोई सवाल है किसी का तो पूछ लें प्लीज यार, इंपॉर्टेंट सवाल था। किसी का कोई सवाल है पूछ लें। नेट फिर मार्केट वैल्यू नहीं है यार रेहान, बुक वैल्यू है ना, बैलेंस शीट वैल्यू को यूज किया ना? क्या ख्याल है? क्या कहते हो? सही ना? ये देखो, ये बैलेंस शीट वैल्यूज को यूज किया ना, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। मेरी बात समझ आ रही है? बाकी यार मतलब ठीक है, अब अपनी बारीकी में ना जो आप 9570 पे काम कर लो, अगर आपको लगता है तो। बट मुझे मुनासिब नहीं लगा, इसलिए मैंने ऐसे बोला। ठीक है, क्लियर हुई कुछ बात? चलें, मेरे ख्याल से ये सवाल हम यहीं पे एंड करते हैं। अच्छा सवाल था, मगर इसमें एक मुश्किल नहीं था, एक दो कंफ्यूजन थी, मगर बाकी कोई टेक्निकल वर्किंग जिससे मुश्किल मुश्किल सवाल हमने पास ओवर में ऑलरेडी अपने सेशन में किए। ठीक है, चलें ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, अगले वीडियो में जो छोटा सा पार्ट है इसका बी पार्ट वो सॉल्व करते हैं।